नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त ये हम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की उल्टी गिनती शुरू। सरकार से मंजूरी के बाद 13 जनवरी से हो सकती है अभियान की शुरुआत। कई देशों की जरूरतें भी पूरी करेगी स्वदेशी कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविन ऐप के जरिए होगी टीकाकरण अभियान की निगरानी। वैक्सीन लेने वालों को ऐप के जरिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित की कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। कहा, वन नेशन वन गैस ग्रिड के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है देश। आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण है गैस आधारित अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लैंगिक आधार पर रोजगार में भेदभाव खत्म करने पर दिया जोर। चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में संबोधन। कहा, संस्थानों में क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं तकनीकी पाठ्यक्रम। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के मद्देनजर उठाए गए एहतियाती कदम। पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध। केरल में राजकीय आपदा घोषित। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में 2 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिलने के बाद से अब टीकाकरण शुरू किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि देश में टीकाकरण कार्यक्रम अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला सरकार करेगी। कोविड महामारी पर अब होगा वैक्सीन का वार। कोविशील्ड और कोवैक्सीन करेंगी भारत से कोरोना का सफाया। तैयारियों में जुटी केंद्र और राज्य सरकारें। चलाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। कोरोना टीकाकरण की उल्टी गिनती चालू। देश में कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को वो ऐलान कर दिया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 10 दिनों के अंदर टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। टीकाकरण अभियान के लिए जो टीमें बनाई जाएंगी, उनमें हर एक टीम में 5 सदस्य होंगे। Including the vaccinator, there would be 5 people in the vaccination team for each site. उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको ट्रेन किया गया, सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनका ऑपरेशनलाइजेशन देखा गया। और ये भी देखा गया कि जहां भी हम इस प्रकार का टीकाकरण करें वहां इन्फेक्शन ना फैले। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इस पर भी ध्यान हुआ। तो ये हमें ये बताता है कि हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। वैक्सीन लेने वालों को पहला टीका कब लगेगा और दूसरा टीका कब लगाया जाएगा, इसकी जानकारी डिजिटल माध्यम से ही दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन लेने वालों की डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत यूनिक हेल्थ ID भी बनाई जाएगी। सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन हुआ, ये भी डिजिटली कैप्चर किया जाएगा और उसको अगला डोज लेने के लिए कब आना है ये इंफॉर्मेशन भी उसको डिजिटली दी जाएगी।
बेनिफिशियरी को एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि धन्यवाद, आज आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने फलाने वैक्सीनेटर से फलाने साइट पर पहला डोज वैक्सीनेशन का ले लिया। फिर उसमें प्रावधान है कि यूनिक हेल्थ आईडी भी जनरेट की जा सकती है, और जब दोनों डोजेज मिल जाएंगी तो एक क्यूआर कोड आधारित सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है। सरकार टीकाकरण अभियान की डिजिटल निगरानी भी करेगी। इसके लिए तैयार किया गया है कोविन ऐप। इस ऐप के जरिए वैक्सीन लेने वालों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। हालांकि हेल्थ वर्कर्स और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन के लिए कोविन पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। Our doctors, our nurses, our medical workers need not self-register themselves on the CoWIN platform. Their data has already been pre-populated. Similarly, our frontline workers, which means people in the armed forces, in state police, in central police, in municipal workers, they also need not self-register themselves because their bulk data is also getting pre-populated. When we would come to the population priority groups, there the provision of registration or editing of data would come. कोविन हमने बनाया भारत में है, लेकिन ये विश्व के लिए है, ये एक पब्लिक हेल्थ गुड है। तो जो देश भी इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, भारत सरकार प्रोएक्टिवली उनकी मदद करेगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के ठंडे तापमान पर रखना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए पूरे देश में भरपूर इंतजाम हैं। देश भर में वैक्सीन स्टोर करने के लिए 41 कोल्ड स्टोरेज हैं और वैक्सीन निर्माता 4 बड़े डिपो में वैक्सीन पहुंचाते हैं। यहां से वैक्सीन को स्टेट वैक्सीन स्टोर तक पहुंचाया जाता है। वैक्सीन को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जिम्मे होती है। प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको जीएमएसडी डिपोज कहते हैं, ऐसे 4 बड़े डिपो हैं। एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहाँ से 2 रास्ते हैं, एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुंचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ब्रिटेन की वैक्सीन से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। आईसीएमआर के निदेशक बलराम भार्गव ने खुद इस बारे में जानकारी दी। Covishield is safe and immunogenic, and the data showed that it is non-inferior to the UK product. It's a great day for India that we have these 2 vaccines now available, not only for the Indian people, but it is a ray of hope for the people in the low and middle income countries. भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा एक और वैक्सीन तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच गई है और ये वैक्सीन पूरी तरह से भारतीय है। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने इस बारे में जानकारी दी। Our 4th vaccine has now moved into phase 3 trials, and that is again India vaccine, as you know, on a very difficult and a new and a novel platform. मेड इन इंडिया कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों की जरूरत को भी पूरा करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अन्य देशों के लिए वैक्सीन निर्यात पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन से फैले इस नए कोरोना वायरस स्ट्रेन के भारत में 33 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद से कुल आंकड़ा 71 पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सभी संक्रमित लोगों को आइसोलेशन सेंटर में अलग अलग रूम में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनआईवी पुणे लैब में 20 नए मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय ने बताया है कि अन्य नमूनों का जीनोम सिक्वेंसिंग किया जा रहा है और हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। इन लोगों के संपर्क में आए सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की ओर से साझा बयान जारी किया गया। सीआईआई के सीईओ अदार पूनावाला और भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्ण इल्ला ने कहा कि देश में 2 कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है और इनका फोकस वैक्सीन बनाने, उसकी सप्लाई और बांटने पर है।
दोनों संस्थान देश हित में काम करेंगे। दोनों ही कंपनियों का यह मानना है कि इस वक्त भारत और दुनिया के लोगों की जान बचाना एक बड़ा लक्ष्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने वैक्सीन निर्माण में भारत के सहयोग की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत ने कोविड महामारी को समाप्त करने के अपने संकल्प का प्रदर्शन किया और भारत ने निर्णायक कार्रवाई जारी रखी। उन्होंने कहा कि यदि हम मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तभी प्रभावी और सुरक्षित टीके का उपयोग गरीब और कमजोर लोगों को बचाने के लिए किया जा सकता है। भारत में अब तक कुल 99,75,000 रोगी ठीक हो गए हैं, जो कि दुनिया में अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है। देश में दैनिक सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है। सोमवार को अब तक ये सबसे कम 16,375 कोरोना के मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले काफी दिनों से दैनिक नए मामलों की तुलना में अधिक मरीजों के ठीक होने से सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। सोमवार को कुल 16,375 नए सक्रिय मामले सामने आए, जो कि पिछले 7 महीनों में सबसे कम हैं। वहीं इस दौरान 29,091 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं सोमवार को कुल सक्रिय मामलों में 12,716 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,31,036 रह गई है। देश में मौजूदा सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 2.23% हो गई है। वहीं कोविड को हराकर ठीक हुए मरीजों की संख्या 99,75,000 को पार कर गई है। रिकवरी दर भी बढ़कर 96.32% तक पहुंच गई है, जो कि दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे बेहतर है। बीते 24 घंटे में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 201 रही है। कोविड की वजह से अब तक 1,49,850 रोगियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में मृत्यु दर 1.45% है। जो एक्टिव केसेस हैं वो 6 महीने के बाद 2.5 लाख से कम हो गए हैं और लगातार घटते जा रहे हैं। डेली नंबर ऑफ डेथ्स 300 से कम पिछले 11 दिनों से लगातार हैं। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6% से कम हो गया है, 5.87 है। और अगर आप पिछले सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट देखें तो 1.97 है। यदि आप हर सप्ताह के पिछले 5 सप्ताहों में हर सप्ताह होने वाले एवरेज रिकवरीज और एवरेज नए केसेस को देखें तो एवरेज रिकवरीज की संख्या नए केसेस से ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से जो कुल एक्टिव केसेस हैं उनका नंबर लगातार घट रहा है। ICMR के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 17 करोड़ 65 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं सोमवार को करीब 8,96,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में ब्रिटेन के लिए कल से एक बार फिर से उड़ान सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ब्रिटेन के लिए उड़ानों का संचालन सीमित संख्या में शुरू किया जाएगा। साथ ही यात्रियों के लिए नए नियम भी बनाए गए हैं। So we made it compulsory to test again on arrival. And even if you're negative, we made mandatory home quarantine for 7 days. We will review the situation if any additional steps have to be taken. So far, it is a limited resumption of civil aviation with the UK. ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में एक बार फिर से राष्ट्रीय लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के नए और अधिक संक्रामक रूप से बचने के लिए लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना के नए मामले बढ़े हैं, उसे देखते हुए कठिन निर्णय लेने की जरूरत है। लॉकडाउन की वजह से ब्रिटेन में फिलहाल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस ही दी जाएंगी। It's clear that we need to do more together to bring this new variant under control while our vaccines are rolled out. In England, we must therefore go into a national lockdown which is tough enough to contain this variant. That means the government is once again instructing you to stay at home.
ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा रद्द हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा को लेकर कार्यक्रम तय हो चुके थे। भारत यात्रा के बोरिस जॉनसन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता भी होनी थी। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर बात की है और फिलहाल भारत आने में असमर्थता जाहिर की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कहा कि वे ब्रिटेन में आए कोविड महामारी के ताज़ा संकट की स्थिति से वाकिफ हैं। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि ब्रिटेन जल्द ही कोविड-19 महामारी की चुनौती से पार पा लेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रोजगार में लैंगिक आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने का आह्वान किया है। चेन्नई में गणितीय विज्ञान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने संस्थानों से क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने शिक्षकों को गणित से बच्चों को जोड़ने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाने की बात कही और इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने संस्थान की नई आवासीय विंग का भी उद्घाटन किया। चेन्नई में गणितीय विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में स्नातक महिलाओं की बढ़ती संख्या पर खुशी जताई है, लेकिन नौकरियों में उनकी कम भागीदारी पर चिंता भी जताई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है तो उन्हें निखारने की। उन्होंने स्वदेश में विकसित 2 कोरोना वैक्सीन को बड़ी उपलब्धि बताया। Many more Ramanujams in our children. Always remember, there is no dearth of talent in India. This land, this soil, this water, this air, this civilization has something special. There is inherent knowledge. What you need to do is identify, encourage, and promote. Then you will. That's how it explains about the Indian companies coming out with this vaccination in such a short span of time. उपराष्ट्रपति ने छात्रों के बीच गणित को लोकप्रिय बनाने के लिए शिक्षकों से रचनात्मक तरीके अपनाने पर भी जोर दिया। We must fully capitalize on this vision document prepared by Sri Kasturi Rangan and others, and bring in pedagogical changes that will ignite the passion of the youngsters in subjects like mathematics. Foundational mathematics and science form the basis for STEM, science, technology, engineering, and mathematics education. We must nurture and encourage children to make up and take up their careers in society. Any country that aspires to be in the forefront of human knowledge needs to invest in fundamental scientific research, including mathematics. उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि नई शिक्षा नीति के प्रावधानों का पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में शैक्षणिक परिवर्तन लाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश में वन नेशन वन गैस ग्रिड पर तेजी से काम हो रहा है। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हर देशवासी को सस्ता, पर्याप्त और प्रदूषण रहित ईंधन और बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। 450 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi Mangaluru
natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. Clean energy is important for a better future. The pipeline will help improve clean energy access. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पाइपलाइन के जरिए केरल और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने इस परियोजना से होने वाले 10 बड़े फायदों का भी जिक्र किया। ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। छठा, ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। सातवां, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। आठवां, प्रदूषण कम होने का सीधा असर होगा पर्यावरण पर। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इससे कम होगा, वो लाखों पेड़ लगाने के बाद ही हासिल हो सकता है। साथियों, नवा लाभ ये कि पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, बीमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा। 10वां, जब प्रदूषण कम होगा, हवा साफ सुथरी होगी, शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी, तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। टूरिज्म सेक्टर को भी इसका लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देशवासी को सस्ता, पर्याप्त और प्रदूषण रहित ईंधन और बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सरकार ने 2014 से गैस और तेल सेक्टर में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। Our government believes in an integrated approach for energy planning. Our energy agenda is all inclusive. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा भारत दुनिया को संभालने के लिए तैयार है और इसलिए हाल के वर्षों में भारत ने अपने पैमाने, दायरे और गति में सुधार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लू इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण स्रोत होने जा रही है। कार्यक्रम को कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उत्पादों को दुनिया भर में स्वीकार किया जाए और उनकी प्रशंसा हो। इसके लिए जरूरी है कि गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि ये उत्पाद विश्व स्तर पर व्यापक रूप से अपनाए जा सके। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत कौशल और प्रतिभा का एक पावर हाउस है जो हमारे स्टार्टअप,
उद्योग की सफलता और युवाओं के अभिनव उत्साह को दिखाता है। देश में नए उत्पाद और सेवाएं तेजी से बनाई जा रही हैं। दोनों घरेलू और वैश्विक बाजार इसका इंतजार कर रहे हैं। दुनिया आज सस्ती, टिकाऊ और प्रयोग करने योग्य उत्पादों की खोज में है। आत्मनिर्भर भारत पैमाने और मानकों के दोहरे सिद्धांतों पर टिका है। ज्यादा उत्पादन के साथ ही हम ऐसे उत्पाद बनाना चाहते हैं जो अच्छी गुणवत्ता के हों। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत केवल अपने उत्पादों के साथ वैश्विक बाजारों को भरना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि भारतीय उत्पाद दुनिया भर के लोगों का दिल जीते। जब हम मेक इन इंडिया कहते हैं तो हमारा उद्देश्य न केवल वैश्विक मांग को पूरा करना है बल्कि वैश्विक स्वीकार्यता भी हासिल करना है। प्रधानमंत्री ने सभी से किसी भी उत्पाद या सेवा में जीरो डिफेक्ट के बारे में सोचने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और कारोबार के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप क्षेत्र के युवाओं और पेशेवरों के साथ बातचीत के दौरान मैं ये देख सकता हूं कि इस बारे में पहले से ही बहुत बड़ी चेतना है। आज दुनिया हमारा बाजार है। भारत के लोगों में एक क्षमता है। एक राष्ट्र के रूप में भारत पर दुनिया भरोसा करती है। हमारे लोगों की क्षमता और देश की विश्वसनीयता के साथ शीर्ष गुणवत्ता वाले भारतीय उत्पाद दूर दूर तक जाएंगे। यह आत्मनिर्भर भारत का विचार वैश्विक समृद्धि को बढ़ाने वाला साबित होगा। और संसद की प्राक्कलन समिति ने आज अहम बैठक की है। ये बैठक एमपी लैंड फंड योजना के तहत निधि आवंटन और उपयोग की समीक्षा विषय पर थी। बैठक में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान समिति ने संबंधित विषय पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सुना और साक्ष्य लिए। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद गिरीश भालचंद्र बापट समिति के अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा योजना को आज हरी झंडी दे दी। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ ने 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह कहा कि परियोजना के लिए पर्यावरण समिति की सिफारिश न्यायसंगत है और इसलिए उसको बरकरार रखा जाए। जस्टिस खानविलकर और जस्टिस माहेश्वरी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से भूमि उपयोग बदलने की अधिसूचना को भी सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए विरासत संरक्षण समिति की मंजूरी आवश्यक होगी। इसके अलावा कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर स्मॉग टावर लगाने और एंटी स्मॉग गन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट आज उन कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था जिनमें संसद और केंद्रीय सचिवालय भवनों को एक क्षेत्र में भूमि के उपयोग और पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन को चुनौती दी गई थी। और इससे पहले अदालत ने 7 दिसंबर को नए संसद भवन के लिए शिलान्यास समारोह की अनुमति दी थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि फिलहाल निर्माण या तोड़फोड़ से जुड़े काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी, जो कि 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक बार फिर ये अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।